नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच सामने आई दिल को झकझोर कर रख देने वाली खबर की। बात करेंगे उस मासूम की, बच्ची की, जो कोरोना से तो जीत गई लेकिन भूख के आगे उसकी हिम्मत जवाब दे गई और तेलंगाना से 100 किलोमीटर से ज्यादा के पैदल सफर पर निकली उस बच्ची की सांसों ने घर से महज 14 किलोमीटर पहले उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन इससे परे रात की खबर उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे कोटा से सकुशल छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। अच्छी बात यह है कि आज वो बच्चे अपने परिजनों के साथ हैं, लेकिन उस 12 साल की बच्ची का क्या, जिसकी सांसों की रफ्तार मौत के आगे धीमी पड़ गई? क्या गरीब होना उसका गुनाह था? क्या अपने घर लौटना उसका जुर्म था? यही आज का सवाल है सियासत के उन जिम्मेदारों से जो कोरोना से जंग के बीच इस बात में उलझे हैं कि जिस रायपुर एम्स ने कोरोना मरीजों के इलाज में सफलता के झंडे गाड़ दिए, जो सार्क देशों के डॉक्टर्स को विज्ञान सिखा रहा है, मेडिकल साइंस सिखा रहा है, वो अस्पताल किसकी देन है, बीजेपी की या कांग्रेस की? सवाल आज यही उठ रहा है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। बीजापुर की रहने वाली 12 साल की जमलो तेलंगाना के पेरूर गांव में मजदूरी करती थी। 3 महीने पहले रोजगार की तलाश में तेलंगाना गई जमलो वहां पेरूर गांव में मिर्ची तोड़ने का काम करती थी। लेकिन जब लॉकडाउन दोबारा बढ़ाया गया तो वो 11 लोगों के साथ पैदल ही 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबे सफर पर निकल पड़ी। सभी लोगों ने दूरी कम करने के लिए जंगल का रास्ता अपनाया, लेकिन इस बीच जमलो की तबीयत बिगड़ी। रास्ते में उसे कई बार उल्टियां हुई और उसने गांव से 14 किलोमीटर पहले दम तोड़ दिया। बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया और उसका कोविड-19 टेस्ट भी कराया गया, जो कि नेगेटिव आया। पूरे मामले पर सीएमएचओ ने डिहाइड्रेशन से बच्ची की मौत की होने की आशंका जताई है। ये 15 तारीख से ये पेरूर के आसपास जो कि अपने तालागुड़ा बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से निकले थे और 19 तारीख को यानी 18 तारीख को सुबह लगभग ये हम लोग के बॉर्डर जो एरिया है एंटर करने के बाद में 8-9 बजे इसकी डेथ हो गई थी। हाँ, हम लोगों ने हालांकि इनका बॉडी भी प्रिजर्व किया है और उनका सैंपल भी भेजे थे सावधानी के तौर पे। तो इनका रिपोर्ट आया है जो कोविड-19 के चलते शंकास्पद मरीज के रूप में, लेकिन उनका रिपोर्ट नेगेटिव आने के कारण में आज उसका पोस्टमार्टम करके आगे कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के कोटा में रहकर कोचिंग कर रहे छत्तीसगढ़ के बच्चों को बिलासपुर में ठहराया गया। ये सभी 15 बच्चे 23 मार्च को लॉकडाउन घोषित होने के बाद से वहीं फंसे हुए थे। कोटा के जिला दंडाधिकारी से अनुमति मिलने के बाद इन्हें 13 अप्रैल को बस के जरिए छत्तीसगढ़ की सीमा पर लाया गया, जिसके बाद इन सभी बच्चों को गौरेला स्थित एक आदिवासी छात्रावास में क्वारंटीन पर रखा गया था। इन बच्चों के स्वास्थ्य की जांच में दिक्कत न हो और अधिक सुविधाजनक माहौल मिले, इस बात का ख्याल करते हुए इन सभी को बिलासपुर में लाकर क्वारंटीन कर दिया गया। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन किया गया। बिलासपुर में इन सभी बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कराई गई, जिसमें सभी स्वस्थ पाए गए। रोके गए छात्र छात्राओं में बिलासपुर शहर के अलावा रायगढ़, बलौदा बाजार, जांजगीर और रायपुर के छात्र शामिल हैं। इन्हें अपने परिवार के लोगों से अभी मिलने की इजाजत नहीं है। ये जगदीश लाल में क्वारंटाइन किया गया है, राजस्थान से बच्चे लाए गए हैं, क्या है मामला? ये वहाँ से कोटा से आए हुए बच्चे हैं, इनको क्वारंटाइन पे रखा गया हुआ है। टोटल 15 बच्चे हैं। जी, हमारी जानकारी के अनुसार 18 बच्चे आए हुए हैं, 3 बच्चे की इसमें और मिसिंग बता रहा है। तो आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? नहीं, हमारे यहाँ 15 ही बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़कियाँ हैं और 13 लड़के हैं। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मेरे सहयोगी देवेश तिवारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर राकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है और श्रीचंद जी, आपका बहुत स्वागत है। जी डॉक्टर राकेश, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और डॉक्टर साहब, मेरा जो आपसे सवाल है, देखिए, जी तुलनात्मक ठीक नहीं है करना, तुलना करना ठीक नहीं, लेकिन फिर भी एक सवाल तो जनता के मन में है कि जिसका बच्चा कोटा पढ़ता है,
जो ट्विटर यूज करता है, जो फेसबुक यूज करता है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उसने अपनी गुहार लगाई, आप उसके बच्चे को कई 100 किलोमीटर दूर से बचाकर ले आए। वो उन बच्चों को बचाया, क्यों बचाया, उस पर नहीं जा रहे हम, सबके बच्चे बराबर हैं। फिर मेरा सवाल कि एक ऐसा परिवार जिसकी 12 साल की बच्ची बगल के प्रदेश में मिर्ची तोड़ती है और वो 100 किलोमीटर पैदल चलती है, चूंकि उसके माता पिता को ट्विटर यूज करना नहीं आता, फेसबुक यूज करना नहीं आता, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव नहीं, तो क्या वो अपनी जान दे देगी? कौन जिम्मेदार है इसका? आसिफ भाई, ये ऐसा सवाल है जो सबको झकझोरता है। इसका जवाब देने में भी मुझे कुछ ख़राब सा लग रहा है, लेकिन ये सबको जानकारी है कि जो भी बच्चे या जो भी परिवार देश में जहाँ भी रहें, उनको वहाँ ही रहना है, उनकी व्यवस्था वहाँ की जाएगी। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले दिन से कह चुके हैं। उन्हें जानकारी नहीं मिल पाई होगी, लेकिन जब दूसरा लॉकडाउन बढ़ाया गया तो जो भी परिवार जहां फंसे हुए थे उनको घर जाने की किसी प्रकार की उत्कंठा हुई और वो पैदल चल पड़े। मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यजनक है देश के लिए। और दो अलग अलग सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक स्तर में जो समझ का फ़र्क होता है, जो लोग बहुत उद्वेलित हो जाते हैं, ये उसका हिस्सा है। मुझे लगता है कि ये दूरी, सामाजिक दूरी कम करने में अभी देश को वर्षों लगेंगे। बहुत दुखद है और इस प्रकार की दुर्घटनाएं देश में और भी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के साथ हुआ तो ज़्यादा दुख की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन की जिम्मेदारी थी, तेलंगाना के जिला प्रशासन की, जहां से वो निकले थे उनको रोका जाता, उनको सांत्वना दी जाती कि उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से सभी जिला प्रशासन को आग्रह किया गया है, जिन जिन प्रदेशों में जो बच्चे या जो परिवार हैं वे उनका ख्याल रखें। आवश्यक धनराशि भी उन परिवारों को खर्च करने के लिए दी जा रही है। राशन और बाकी चीज़ों की व्यवस्था तो की ही जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जिला प्रशासन या वहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता उनको देख रहे होंगे, उनके कम्युनिकेशन में या संवाद की स्थिति में मैं यही डॉक्टर साहब मेरा सवाल है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं बगल के प्रदेश के टीआरएस सरकार के चंद्रशेखर राव साहब की इंसानियत, मानवता पर मैं सवाल उठाने यहां नहीं बैठा। मैं तो इतना पूछ रहा हूं कि आपने अपने अधिकारियों की टीम बनाई थी, आपने जिम्मेदारी दी थी कि छत्तीसगढ़ के लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उन पर नजर रखिए, उन्हें रहने खाने का इंतजाम हो रहा है उसका ध्यान रखिए। आपने अपने प्रदेश में दूसरे प्रदेश के लोगों का ध्यान रखा, उसके लिए बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई हो आपको। लेकिन अपने जो लोग फंसे हुए हैं बाकी प्रदेशों में, आप दूसरे प्रशासन के भरोसे बैठे हैं क्या कि वो उनका ख्याल रखेंगे? छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो एक केस ऐसा भी सामने आया था जहां 2-3 दिन क्वारंटीन सेंटर में लोग रहे और वहां पर जब उनको खाना मिलना बंद हो गया तो वो पैदल चलने लगे, बीच में फिर उन्हें रोका गया, फिर एक क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। ये जानकारी आप तक भी होगी। ये तो स्थिति है। मुझे इस बात का भान है, ये जो भी लोग अलग अलग जिला प्रशासन के जिम्मे हैं उनकी जानकारी प्रतिदिन ली जाती है और वहाँ से जो फीडबैक आता है उसे सभी सदस्यों को और सभी जिला जनप्रतिनिधियों को बताया जाता है कि क्या है। और जनप्रतिनिधि स्वयं भी उन परिवारों के कांटेक्ट में रहते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताया जाता है शासन और प्रशासन के नोडल अधिकारियों को और नोडल सेंटर को कि यहाँ पर इस प्रकार की दिक्कत है, उसे ठीक किया जाए। मुझे लगता है कि तेलंगाना का जो जिला प्रशासन था उस तरफ से कोई संवादहीनता हुई है। ये दुखद है, इसे दोहराया जाना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी दिक्कत हुई होगी उसमें सुधारने की गुंजाइश हमेशा रहती है, यहाँ भी सुधारने की गुंजाइश है। आगे ऐसा न हो इस बात का ख्याल प्रशासन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसे जितना जल्दी बेहतर कर लिया जाए, क्योंकि क्या है ना, मसला जान का है सर। एक बार निकल गई तो फिर लाख चाहने के बाद आती नहीं है। आप डॉक्टर है, आप बेहतर जानते हैं। खैर मैं लौट रहा हूं आपके पास, बहुत संवेदनशील भी है। हाँ बिल्कुल, मैं आपके पास लौट रहा हूं। श्रीचंद साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। और श्रीचंद जी, मेरा जो आपसे सवाल है वो ये, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि तेलंगाना के प्रशासन की संवादहीनता है, मैं आपसे पूछता हूं, पुरानी कहावत है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा चाहे प्यास से मर रहा हो, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है अगर अपनी तृष्णा शांत करनी है। अपने लोग हैं, हमको ख्याल रखना है, दूसरे के भरोसे बैठेंगे तो कैसे चलेगा?
देखिए आसिफ भाई, बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। एक 12 साल की बच्ची ने पैदल चलकर धूप के कारण दम तोड़ दिया। हम निश्चित रूप से कोरोना से लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ उसमें बहुत हद तक आज मैं कहूँगा कि भारतवर्ष के नक्शे में पहले दूसरे नंबर की स्थिति पे है। मैं निश्चित रूप से इस घटना के लिए शासन प्रशासन दोनों को जिम्मेदार मानता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बार बार इस बात को कहते आ रहे पहले दिन से कि छत्तीसगढ़ के बाहर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी व्यवस्था मैं उनकी राज्य सरकारों से बात करके कर रहा हूँ और वे सब अच्छी स्थिति में है, कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वो राजस्थान में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हमारे कोचिंग ले रहे हैं, उनके बारे में या अन्य मजदूरों के बारे में। जिस प्रकार दिल्ली से लॉकडाउन होते ही दिल्ली से हजारों लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए निकले थे, यूपी की सरकार ने तत्काल बसें भेजकर उनको यूपी बुला लिया व्यवस्था की। अगर 11 बच्चे निकले हैं तेलंगाना से, 11 लोग, एक परिवार के 11 लोग निकले, उसमें एक बच्ची भी थी, तो वो तेलंगाना से जब छत्तीसगढ़ बॉर्डर आए होंगे, चलिए तेलंगाना सरकार ने हमको सूचना नहीं दी, लेकिन छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे तो वो आए होंगे ना 11 लोग। वो जब छत्तीसगढ़ बॉर्डर पार कर रहे थे, क्या अधिकारियों को इस प्रकार के निर्देश नहीं होने चाहिए कि छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ आने वाले लोग जो पैदल आ रहे हो या अपने साधन से आ रहे हो, कम से कम उनको बैरियर पे रोक के उनकी व्यवस्था करके उनकी जांच करके उनको अपने घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था, इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार। सुंदरानी जी, उसमें इस बात का जवाब कांग्रेस के पास ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि वो बाय रोड तो नहीं आए थे, वो जंगल आ रहे थे और जंगल में अमूमन बैरियर नहीं होते हैं। लेकिन इस काट का भी एक काट है, जवाब है, वो ये कि जब कोई रेल की पटरी रायपुर से बीजापुर की निकलता है। सुंदरानी जी सुनिए सर, इस जवाब का भी जवाब यह है कि जब कोई रायपुर से पटरी बीजापुर की तरफ निकलता है तो पुलिस को जानकारी मिल जाती है, तब एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी हो जाती है। लेकिन तेलंगाना से जंगल मजबूर कुछ लोग बीजापुर चले आ रहे हैं, इस बारे में जानकारी कैसे नहीं लगी? मैं आता हूं सुंदरानी जी इस पर आपके पास। लेकिन देवेश, आपसे एक सवाल। देवेश, क्या है अपना छत्तीसगढ़ दिल्ली नहीं है कि यहां कोई 10 परिवार होंगे आदिवासी के, जंगल में रहते होंगे कोई 5 परिवार, ऐसा नहीं है। ये छत्तीसगढ़ है, यहां ज्यादातर आबादी जंगल में रहती है, आदिवासी लोग हैं। उनकी अगर यहां पूछ नहीं हो सकती, आप उनका ख्याल नहीं रख सकते, तो फिर तो बहुत समस्या है। यही हमारा छत्तीसगढ़िया है और वो ऐसे ही रहता है। आपको उसी को ढूंढना पड़ेगा, उसी को संभालना पड़ेगा। देखिए, जो मौत हुई है वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी आबादी छत्तीसगढ़ में 32% के लगभग है। और सबसे अहम ये कि जिन राज्यों की सरकारों को प्रदेश की सरकार ने इस बात की जिम्मेदारी दी है कि वो अपने राज्यों में ख्याल रखें उन लोगों का जो उन राज्यों में फंस गए हैं, तो उन राज्यों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने राज्य में उन लोगों को चिन्हित करें और क्वारंटाइन किया जाए। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ से जो लोग महाराष्ट्र जाना चाह रहे थे उनको राजनांदगांव की सीमा पर रोककर वहीं उनको क्वारंटीन कर दिया गया, वहीं पर खाने की व्यवस्था की जा रही है। आलम यह है कि राजस्थान का आदमी कहता है कि मुझे वहां बाजरे की रोटी खानी है, जबकि छत्तीसगढ़ में बाजरे का उत्पादन होता ही नहीं है। उसके बावजूद तमाम जो उनकी मांगे हैं उनको मानते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने रोका है। तो ऐसी तेलंगाना सरकार की भी जिम्मेदारी है। और सबसे अहम बात कि जब भी बिना तैयारी के सरकारें कोई निर्णय दे देती हैं, भले वो हमारे जान बचाने के लिए क्यों ना हो, तब सबसे ज्यादा सफर कोई करने वाला वर्ग होता है तो यही आदिवासी वर्ग है बस्तर का, जो अन्य राज्यों में बोरवेल खोदने के लिए पहुंचा हुआ है। कभी उसके नोटबंदी नहीं होते हैं तो कभी उसको पैदल आना पड़ जाता है छत्तीसगढ़ तक और डिहाइड्रेशन से बच्चे की मौत हो जाती है। और सबसे अहम जो हमारी चर्चा का एक पहलू ये भी है कि कोटा में जो बच्चे फंसे हैं उनके लिए वहां के मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष वो ट्वीट करके कह रहे हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन जब उनके परिवार की वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं तब स्थितियां ये बनी हुई है कि 84 लोगों के हॉस्टल में केवल 20 बच्चे बचे हैं और 20 के 20 बच्चे छत्तीसगढ़ के हैं। एक बड़ा वर्ग न जाने कैसे उनको दंडाधिकारी से अनुमति मिल जाती है और वो उनसे पहले पहुंच जाता है। लेकिन बड़ी संख्या में 500 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने माँ बाप से दूर कोटा में फंसे हुए हैं, जिनको बाहर का खाना खाना पड़ रहा है, जिनके मन में डर समाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये साइकोलॉजिकल, सोचिए क्या प्रेशर उनके ऊपर होगा जब उत्तर प्रदेश के बच्चे जो उत्तर प्रदेश जा चुके हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे मध्य प्रदेश जा चुके हैं और छत्तीसगढ़ के बच्चे एलएन के हॉस्टल में फंसे हुए हैं, तब उनके मन में क्या बीत रही होगी, साइकोलॉजिकल प्रेशर कितना बड़ा उन बच्चों के साथ होगा। तो उनको लाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए तो सारे बसें एक साथ जाएं, एक साथ लेकर के आए। लेकिन किश्तों में जो बसें आ रही हैं, कुछ बच्चे पहले ही यहाँ पर पहुंच
पहुंच चुके हैं, वहां के दंडाधिकारी से उन्हीं को स्पेशल अनुमति मिली है। बाकी बच्चे राज्य सरकार को सहयोग कर रहे हैं, क्वारंटीन होने का शपथ पत्र दे रहे हैं, वेबसाइट में अपना आधार कार्ड जमा कर रहे हैं। इसके बावजूद आज लगभग 4 दिन हो गए इस मुहिम को चलते। डॉक्टर राकेश गुप्ता इस मुहिम का हिस्सा है, वो लगातार सरकार और जो परिवार उनके बीच संवाद कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा अब तक सिर्फ है, नतीजा ये है कि वही देवेश सवाल है और वही मैं पूछ भी लेता हूं, उसके बाद फिर मैं श्रीचंद जी आपके पास आता हूं। आज ही सुबह डॉक्टर साहब आपके बगल का जो प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहां से टोटल सैनिटाइज 150 बसें रवाना हुई हैं कोटा के लिए, वहां के 4000 बच्चों को लेने के लिए। मध्य प्रदेश के 4000 बच्चे हैं और आपके कितने बच्चे हैं? कुछ भी नहीं उसके सामने, और आप उन्हें किश्तों में ला रहे हैं। राजस्थान सरकार क्या कहती है, वहां के लोग क्या कहते हैं, उस पर मत जाइए। कम से कम आप अपने माता पिता के पास जो वीडियोस, जो परेशानी आ रही उनको तो देखिए, क्या उसकी वजह क्या है पीछे उसके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को कोटा से समझना होगा। वो बगल के राज्य हैं, वहाँ की सरकारों को केंद्र से अनुमति मिली है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति थोड़ी अलग है। हम लोग अनुमति का इंतजार कर रहे हैं ताकि वहाँ से बसों द्वारा लाया जा सके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से बात की। मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जरा आसान भाषा में समझाइए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, आप में कांग्रेस की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार वाले अपने बच्चे कांग्रेस की सरकार से अपने बच्चे उठा के ले आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार में जाके बच्चे नहीं ला पा रही। आसिफ भाई, एक कड़ी आप भूल रहे हैं। इसमें केंद्र की अनुमति लगती है शिफ्ट करने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि जो जहां हो वहीं रहे। लेकिन यहां पर स्थिति उलट है। उत्तर प्रदेश के बच्चे और मध्य प्रदेश के बच्चों को अनुमति मिल चुकी है, छत्तीसगढ़ के बच्चों को अनुमति नहीं मिली है। ये देखिए, आप ये सारी चीज समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। एक बस जो पहले पहुंची उसको अनुमति कैसे मिली? नहीं, अभी 12-15 बच्चे जो पहुंचे उनकी अनुमति कैसे आई? उनकी अनुमति कैसे आई? ये सारा केंद्र पे क्यों थोपा जाना चाहिए? मैं आपको बताता हूं। पिछले 7-8 दिनों से बच्चों को लाने के लिए जो पेरेंट्स संपर्क कर रहे हैं, उनमें एक व्यक्ति मैं भी हूं जिनसे संपर्क किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। मैं उसी समुदाय से हूं, इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स मुझे जानते हैं। लेकिन जो अनुमति मिली है वो व्यक्तिगत आधार पर मिली है, एक ग्रुप को नहीं मिली है। जो भी बच्चे आए हैं वो ग्रुप से नहीं आए हैं, अलग अलग आए हैं। अभी भी कुछ बच्चे राजनांदगांव और कवर्धा की सीमा में हैं जो अलग अलग स्तर पर आ चुके हैं। अलग अलग स्तर में अनुमति कोटा के दंडाधिकारी द्वारा दी जा रही है, लेकिन उनको जिले की राज्य की सीमा में क्वारंटाइन करके रखा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ये प्रयास कर रही है कि सबको अनुमति मिले, वो बच्चे अपने गृह जिले में आके क्वारंटाइन में रहें। ये थोड़ा स्थिति में फर्क है, गाइडलाइन में फर्क है। राज्यों की सीमा पार करके सीधा उनके जिलों में लाया जाए और नोडल ठीक है, मैं उस पर आता हूं आपके पास श्रीचंद जी। अधिकारी तो फिर अगर अनुमति का जिक्र है तो ये एक बस को अनुमति मिल गई, जैसा देवेश ने बड़ा वाजिब सवाल उठाया कि कुछ, और जैसा डॉक्टर साहब बता भी रहे हैं कि इंडिविजुअली अनुमति मिल रही है, ग्रुप को अनुमति नहीं मिल रही है। तो यहां से आप सहयोग करेंगे केंद्र में बात कराने की कि ग्रुप को अनुमति दे दे, या आपका कुछ अलग कहना है इससे? नहीं, निश्चित रूप देखिए आसिफ भाई, वैसे तो व्यवहारिक रूप से मुख्यमंत्री जी को विपक्ष के साथ बात करके कहीं न कहीं एक रास्ता निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए था। क्या नेता प्रतिपक्ष को बुला के वो बात कर सकते थे? हमारे 9 सांसद हैं छत्तीसगढ़ में, 9 सांसदों का सहयोग लेकर दिल्ली में बात की जा सकती थी, क्योंकि दिल्ली इस वक्त हमारी केंद्रीय सरकार बड़ी उदारता से निर्णय ले रही। जब हजारों संख्या में यूपी को परमिशन दी गई, अन्य प्रदेशों में मध्य प्रदेश को दी गई, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, ये नजरिए से कोई परमिशन रोकी गई बिल्कुल मैं नहीं मानता। समय पे जिन जिन प्रदेशों ने परमिशन ली है,
सबको परमिशन मिल रही है। यहाँ जब इंडिविजुअल परमिशन वही राजस्थान से, कोटा से आने वाले बच्चों को छत्तीसगढ़ के लिए दी जा रही है, तो क्या एक शासन का मुखिया, एक प्रदेश का मुखिया अगर माननीय गृह मंत्री जी से बात करेगा तो क्या परमिशन नहीं मिलेगी? और मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब हम विपक्षी तौर पर सरकार के साथ खड़े हैं, हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते आसिफ भाई, हम तो कहीं ना कहीं हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी अछूत मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। देखिए अस्पृश्यता एक असंसदीय शब्द है। नहीं, उसमें ठीक है, ऐसा मत कहिए, अभी सबके साथ की जरूरत है। एक ब्रेक के वक्त हो गया, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राकेश, आप जुड़े हमारे साथ। इसके साथ साथ श्रीचंद जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेश आपका बहुत शुक्रिया। देवेश तिवारी जी मीडिया संवाददाता इस वक्त रायपुर से हमारे साथ थे और दो खास मेहमान भी हमारे साथ थे। एक